लंबा गहरा सांस भरेंगे और त्रिवार ओमकार और मंगलाचरण की प्रार्थना करेंगे। इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए सुनेंगे आज का श्लोक। हरिओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का पठन किया था। उसमें हमने आसन की पूर्व स्थिति देखी थी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक का पठन करेंगे। उसमें हम आसन की परिभाषा देखेंगे। सभी साधक एक साथ में श्लोक का पठन करेंगे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च अनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते मनसंयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। इनका अर्थ है कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह उसका शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, समस्थिति में रखे, दसों दिशाओं में न देखते हुए उसका ध्यान उसके स्वयं के नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करे। इस प्रकार वह पूर्णतः शांत दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से मुक्त होकर मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए, इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। अगर आप कर्म योग में हो तो आप कर्म करने में आपका ध्यान केंद्रित करें। अगर आप भक्ति योग में हो तो भक्ति करने में आपका ध्यान केंद्रित करें। और अगर आप ज्ञान योग में हो तो आप ज्ञान प्राप्ति करने पर आपका ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखेंगे। सूरज हमें सूर्य नमस्कार का प्रात्यक्षिक बताएंगे। शेष दोनों बच्चे थोड़ा सा बाजू में खड़े हो जाएंगे। सूरज सूर्य नमस्कार दिखाएंगे।
Don't say anything. सूरज हमें सूर्य नमस्कार का प्रात्यक्षिक यहाँ पर साझा कर रहे हैं। हरिओम। हम सूर्य नमस्कार 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम आसनों के नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। बाद में हम श्वास प्रश्वास की गतियों पर ध्यान देते हुए करेंगे और अंत में हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों के उच्चारण के साथ करेंगे। तो पहले हम आसनों के नामों के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार आसन, हाथ पीछे लेते हुए। ऊर्ध्वाधरासन या हस्त उत्थान आसन, जितना संभव हो पीछे जाए। हाथों को नीचे, पैरों को स्पर्श करते हुए पादहस्तासन। अगर संभव हो तो अपने हाथ को जमीन का स्पर्श करें। बाया पैर पीछे लेते हुए, दोनों हथेलियों के बीच में दाया पैर है और पीछे की ओर देखते हुए वाम अश्व संचालन आसन या एक पाद प्रसरण आसन। दूसरे पैर को पीछे लेते हुए ट्रायंगल लाइक पोजीशन, पर्वतासन। और अगर संभव हो तो अपने पंजों को जमीन पर स्पर्श करने का प्रयास करें। आपके अष्टांग जमीन को स्पर्श हो रहे हैं। अभी पेट थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अष्टांग नमन या अधोमुख शवासन, सर्प की जैसी स्थिति है। भुजंगासन, ट्रायंगल लाइक पोजीशन, पर्वतासन। पहले हमने बाया पैर पीछे किया था, अब दाया पैर पीछे है और दोनों हथेलियों के बीच में अपना बाया पैर आया हुआ है। इसे देखते हुए एक पाद हस्तासन या दक्षिण अश्व संचालनासन, पैर को आगे नीचे में पाद हस्तासन, ऊर्ध्वाधरासन या हस्त उत्थानासन, नमस्कार की स्थिति में नमस्कार। अब हम श्वास प्रश्वास की गति के साथ देखेंगे। सामान्य स्थिति में श्वास जारी है। सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधरासन या हस्त उत्थानासन, सांस को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास को गहरा लेते हुए वाम अश्व संचालनासन या एक पाद प्रसरणासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, ट्रायंगल लाइक पोजीशन। सामान्य स्थिति में श्वास जारी है। अष्टांग नमन या अधोमुख शवासन, सांस को भरते हुए भुजंगासन। अपने कमर की स्थिति श्वास की जैसी है। सांसों को छोड़ते हुए ट्रायंगल लाइक पोजीशन, पर्वतासन। सांस भरते हुए दक्षिण अश्व संचालनासन, एक पाद प्रसरणासन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांसों को भरते हुए हस्त उत्थानासन या ऊर्ध्वाधरासन। अमन में श्वास जारी है। नमस्कार। अब हम मंत्र के उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार का देखेंगे। नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम हराय नमः, ओम पुष्णे नमः,
नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्रो सूर्य नारायणाय नमः। ओजस चलो आ जाओ साथ में मंत्र बोलना। सूर्य नमस्कार का लाभ एक संस्कृत मंत्र में बताया गया है, का उच्चारण हम सब आप करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। का अर्थ है, जो व्यक्ति हर रोज प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है उसकी आयु विद्या और बल बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर रोज सूर्य नमस्कार करता है उसकी आयु 2 साल तक होती है। वह जन्मांतर सहस्रेषु 100 साल तक जी सकता है। उसे किसी भी रूप का दारिद्र्य नहीं आता, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। आइए सूर्य नमस्कार के पश्चात शुरू करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। पहला अभ्यास शुरू करेंगे। तीनों बच्चे एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पहला व्यायाम प्रकार दिखा रहे हैं, जिसमें हाथों को कोहनियों के द्वारा मोड़ते हुए और पैरों को घुटनों के द्वारा मोड़ते हुए प्रथम यौगिक जॉगिंग का अभ्यास किया जा रहा है। करेंगे दूसरा अभ्यास, सेकंड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग। हाथों को पूरी तरह से आगे और पीछे फैलाएं। जो पॉज हो रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है बारिश की वजह से। ठीक है, करेंगे तीसरा यौगिक जॉगिंग का एक्सरसाइज। कमर पर हाथ रखते हुए कदम ताल, पैर उसी तरह से चलते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो पॉज हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद बारिश की वजह से थोड़े से बादल भी आए हुए हैं, लेकिन आवाज क्लियर है। करते रहिए। चौथा प्रकार कुर्सी आसन या उत्कट आसन। The fourth type of yogic jogging exercise is going on. तो यह चौथा प्रकार यहाँ पे शुरू है, कुर्सी आसन या उत्कट आसन। करेंगे पांचवा प्रकार हनुमान बैठक। पहले लेफ्ट साइड को फिर राइट साइड को। बच्चे इस तरह से पूरा नीचे झुक सकते हैं और बड़े लोग यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। यह है पांचवा प्रकार यौगिक जॉगिंग का, हनुमान बैठक। एक बार लेफ्ट साइड को, एक बार राइट साइड को करते रहिए। हनुमान बैठक, द फिफ्थ टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे छठा प्रकार वीरभद्र आसन। 3 प्रकार से कर सकते हैं, जंघाओं पे हाथ रखकर या फिर कमर पर हाथ रखकर
या फिर पंछियों की तरह से दोनों हाथ आजू बाजू में फैलाते हुए। तीनों में से कोई भी एक स्थिति करते वक्त आप वीरभद्रासन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की ओर फिर राइट साइड की ओर अल्टरनेटिवली करते रहिए वीरभद्र आसन। So this is the sixth type of yogic jogging which is going on. अब करेंगे सातवां प्रकार फेफड़ों के व्यायाम। फेफड़ों को पूरी तरह से प्रसरण और आकुंचन करते हुए फेफड़ों के व्यायाम कोरोना से जंग के लिए सबसे जरूरी व्यायाम। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर को शुद्ध प्राणवायु देने के लिए जब भी आप पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, जब आप आगे आएंगे तो प्रश्वास छोड़ेंगे। पूरी तरह से फेफड़ों का प्रसरण और सिकुड़न करते रहिए। सातवां प्रकार योगिक जॉगिंग का फेफड़ों के व्यायाम के द्वारा। अब करेंगे आठवां प्रकार। दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर लेते हुए त्रिकोण आसन। पहले लेफ्ट साइड की ओर झुके, फिर मूल स्थिति राइट साइड की ओर। से ही हम मंद गति से यहाँ पर कर रहे हैं जगह की कमी के कारण, क्योंकि गच्ची पर बारिश शुरू है, इसलिए हम इंडोर योगा आज कर रहे हैं। कल हमने किया था आउटडोर योगा। तो धीरे मंद गति से आज हम कर रहे हैं योगिक जॉगिंग का आठवां अभ्यास। करेंगे नौवां प्रकार कोणासन। क्रॉस बेंडिंग, लेफ्ट हाथ से राइट लेग को स्पर्श करना है और अपोजिट दिशा से। कोणासन, पहले पूर्ण कोणासन, अब करेंगे शॉर्टकट कोणासन। नीचे के नीचे ऊपर न जाते हुए, तो यह कोणासन का शॉर्टकट नीचे के नीचे किया जा रहा है। Which is the ninth type of yogic jogging exercise. अब करेंगे 10th टाइप पाद हस्तासन एवं हस्त उत्थानासन। करते रहिए, सांसों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांसों को लेते हुए हस्त उत्थानासन। अल्टरनेटिवली वन बाय वन करेंगे। दिस इज द 10th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे 11वां प्रकार। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर। 11वां प्रकार शुरू है। तालियां बजाते हुए एक्यूप्रेशर का अभ्यास, उछलते हुए 11 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग से भी तीव्र गति से करेंगे। तालियों के साथ धीरे धीरे सावधानी के साथ पैर में फिसले, इसका ध्यान रहे। 11 टाइप। ओके, लास्ट टाइप 12 टाइप करेंगे कटी नृत्यासन। सावधानी के साथ, पूरा जिल इंथुजियाज्म के साथ। ठीक है, करेंगे शवासन में थोड़ा सा विश्राम या नीचे से बैठ जाएंगे। तो दिस इज द 12th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। तो बच्चे शवासन कर रहे हैं। शवासन में विश्राम। तो इस प्रकार से शवासन में ले रहे हैं विश्राम, क्योंकि जब भी हम कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा हमें विश्राम करना आवश्यक होता है। तो गहरा सांस लें, दीर्घ श्वसन और दीर्घ प्रश्वास। सांसों को भीतर गहरा भरे, शरीर को पूरी तरह से ढीला ढीला छोड़ दें। शरीर के हर एक अंग को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। देखिए, एक बच्चे को थोड़ा सा छींकें आ रही है, क्योंकि जब भी आप हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो छींकें आना स्वाभाविक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपके सांसों प्रश्वास की गति तीव्र हो जाती है
तो आपकी श्वसन नलिका में जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएगा। तो आपको एक रुमाल आपके पास रखना है। तो यह नैसर्गिक प्रक्रिया है आपके श्वास नलिका को शुद्ध करने की। शवासन में धीरे धीरे विश्रांति। धीरे धीरे बच्चे थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हाथों की और पैरों की, उंगलियों को हिलाएंगे, पंजे को हिलाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर टिल्ट होते हुए उठकर बैठेंगे आराम से, धीरे धीरे। और किसी भी एक आसन स्थिति में आप आराम से बैठ जाएंगे। बस पीछे की ओर। चलिए, अभी सभी लोग बैठे हैं सुखासन में। तो आपको जो आसन कंफर्टेबल हो उसमें आपको बैठ जाना है। हार्दिक पद्मासन में बैठे हैं, सर सिद्धासन में, बाकी हम लोग सुखासन में बैठे हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस स्थिति को आपको धारण कर लेना है। और चलिए, अब सब लोग हम लोग पद्मासन में बैठते हैं और आगे के अभ्यास देखते हैं। तो हम लोग आज प्राणायाम अधिक लेंगे, जिसमें आपको उसकी अनुभूति होना बहुत ही आवश्यक है। जब भी आपको प्राणायाम करोगे तो आपको आंतरिक शांति, मन में आपको एकदम सहजता, मन हल्का स्वस्थ महसूस होता है। पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन ज्यादा होता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। तो चलिए, हम लोग करेंगे धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लंबा गहरा सांस आपको भरना है और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। जब भी आप सांस भरते हो तो छाती खुलनी चाहिए और सांस छोड़ते समय छाती सिकुड़ती है, दबती है और नासिका से ही आपको सांस को भरना है और नासिका से ही आपको सांसों को छोड़ना है। तो सभी लोग करते रहेंगे हमारे साथ भस्त्रिका प्राणायाम। अपने श्वासों पर आपको पूर्ण लक्ष्य केंद्रित करना है। सांस को अंदर लेना और धीरे धीरे नासिका से ही बाहर छोड़ना है। लंबा गहरा सांस धीमे धीमे अंदर भरते हैं, धीमे धीमे बाहर छोड़ना है। जिस गति से आप सांसों को अंदर भरते हो उससे दुगनी गति में छोड़ने का प्रयास आपको करना है। श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित करना है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, स्मृति भी आपकी अच्छी रहती है, आपके ब्रेन की सेल्स एक्टिव होती है, नस नाड़ियों में प्राणवायु का संचार अच्छे होने से रक्त का संचार भी सुचारू रूप से होता है। शरीर की गांठियां, कफ, वात और पित्त, इनमें जो इम्बैलेंस है वो सारा दूर हो जाता है प्राणायाम से। यानी जिससे हम लोग अपने श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करते हैं, हमारे हिसाब से उसे ढालते हैं। अलग अलग रूपों में ये अलग अलग प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अगर दैनंदिन रूप से प्राणायाम करते हैं तो उससे उन्हें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि रक्त का संचार अच्छा होता है। सर्दी बारिश के दिनों में हम लोग परिवार में देखते हैं कि किसी के पैरों में अकड़न सी आ जाती है, वात के कारण उन्हें तकलीफ होती है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं वायु के इम्बैलेंस से होती है। इसे आपको दूर करने के लिए प्राणायाम ये बहुत ही लाभदायी होता है। तो करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। संभवतः आंखें बंद कर करने की कोशिश कीजिए। लंबा गहरा सांस भरते रहिए और आराम से छोड़ते रहिए।
भस्त्रिका के पश्चात करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति में आपका पूरा लक्ष्य प्रश्वास छोड़ने पर होना चाहिए। जब भी आप प्रश्वास छोड़ेंगे तो हर एक स्ट्रोक के साथ पेट अंदर और सांस बाहर जाएंगे। तीनों बच्चे थोड़ा सा पेट की स्थिति दिखा दें, हार्दिक, ओजस और गौरज। तो देखिए उनके पेट की तरफ ध्यान दीजिए कि कपालभाति में हर एक स्ट्रोक के साथ पेट किस तरह से अंदर जा रहा है और अपने आप बाहर आ रहा है। आपका पूरा ध्यान प्रश्वास पर होना चाहिए। सांस अपने आप अलगद से अंदर आ जाएगा। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक और 10 मिनट में 600 स्ट्रोक। यह मध्यम स्थिति से कर रहे हैं कपालभाति। कपाल कहते हैं सिर के एक इस भाग को जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या फिर चंदन का लेप किया जाता है, और भाति कहते हैं तेज, दीप्ति, आभा, अंग्रेजी में AURA, ऑरा। जो भी कपालभाति करते हैं उनके चेहरे पर एक तेज दिखता है, एक आभा दिखती है, एक दीप्ति का दर्शन होता है। करते रहिए कपालभाति। पेट अंदर, सांस बाहर। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। कपालभाति यह संजीवनी क्रिया बताई गई है। कपालभाति करने से समस्त प्रकार के उदर रोग से मुक्ति मिलती है। डाइजेशन सिस्टम अर्थात चयापचय क्रिया से संबंधित सारे विकार नष्ट होते हैं। पचन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। आप जो भी खाए अगर आप अच्छी तरीके से पचा पाते हैं तो शरीर सुदृढ़ रहेगा, निरोगी रहेगा। आप ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, बलवान रहेंगे। करते रहिए कपालभाति। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। पहले 5 मिनट अभ्यास नित्य इसका। चित्तवृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। करते रहिए कपालभाति। 1 सेकंड से 1 स्ट्रोक लगाते हुए करते रहिए कपालभाति का अभ्यास। श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है। श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है। नियम 15 मिनट का हो, चमक मुख पे लाती है। उधर रोग शमन कर, उधर रोग शमन कर, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। तो जारी है कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। हर एक प्रश्वास के साथ पेट अंदर जा रहा है और प्रश्वास बाहर आ रहा है। मूलाधार चक्र की पूर्णतः जागृति के लिए 5 मिनट से लेकर 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करते रहिए। तो आइए देखेंगे अगला प्राणायाम त्रिबंध। तो त्रिबंध में सांसों को भीतर गहरा भरना है और एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। तो जब भी प्रश्वास बाहर रहेगा तो पहले मूल बंद लगाएंगे, गुदद्वार को सिकुड़ते हुए, फिर पेट को सिकुड़ते हुए लगाएंगे उद्यान बंद, और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए करेंगे जालंधर बंद।
इस प्रकार से मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध त्रिबंध कहलाते हैं। तो चारों साधक यहाँ पर त्रिबंध का प्रात्यक्षिक सादर कर रहे हैं और मैं इसकी जानकारी बता रहा हूँ। तो पहले आप देखेंगे और फिर करने का प्रयास करेंगे। तो करेंगे दूसरा चक्र। पहले सांसों को भीतर गहरा भर ले, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास बाहर छोड़ दें। लगाएंगे मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। इसी स्थिति में सांसों को बाहर ही रोके रखना है। यह कहलाता है बाह्य प्राण आयाम अर्थात बाह्य प्राणायाम, क्योंकि हमने प्रश्वास को बाहर ही रोके रखा है और त्रिबंध क्रिया की है। कम से कम 3 बार से लेकर 5-7 बार आप इस क्रिया को यथाशक्ति यथा समय दोहरा सकते हैं। शरीर में जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को समस्थिति में लाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिबंध क्रिया अर्थात बाह्य प्राणायाम अतिशय उपयुक्त है। यह आप प्रतिदिन 3 से 5 बार या 7 बार भी यथाशक्ति कर सकते हैं। जो इसको नहीं कर पा रहे वह करेंगे अग्निसार क्रिया। तो सभी बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन अग्निसार क्रिया का। इसमें उसी प्रकार से सांस भीतर गहरा लेते हैं, एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ना है और बाहर ही प्रश्वास को रोके रखना है और नासिका को बंद करते हुए पेट को अंदर बाहर हिलाना है। तो नए साधक इसको नाक बंद कर सकते हैं और पुराने साधक इसको मन से केंद्रित करते हुए सांसों को बाहर ही रोके रखें और पेट को अंदर बाहर हिलाएं। अग्निसार क्रिया बाह्य प्राणायाम के समस्त लाभ देने वाली अग्निसार क्रिया है। तो अगर आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप करें अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया के सारे लाभ बाह्य प्राणायाम के तरह ही है। तो करते रहिए अग्निसार क्रिया। तो आप अग्निसार क्रिया में यथाशक्ति सांसों को 5 सेकंड, 10 सेकंड, 25-30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जैसा भी आपको संभव है, क्षमताधिष्ठित आप इसे करते रहिए। 5 से 7 बार या 3 बार भी आप इसे कर सकते हैं। विश्राम। इसके पश्चात करेंगे उज्जाई क्रिया, जिसे मराठी में कोलेकुई कहते हैं। इस प्रकार रात में कुत्ते चिल्लाते हैं या सियार चिल्लाते हैं, उसी प्रकार करेंगे उज्जाई क्रिया। सांसों को अंदर लेते हुए और गले को सिकुड़ते हुए एक विशेष प्रकार की ध्वनि आप निकालते हैं और फिर लेफ्ट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ा जाता है। करेंगे उज्जाई क्रिया। दोहराएंगे उज्जाई क्रिया। तो जब भी प्रश्वास छोड़े लेफ्ट साइड से छोड़े। 3 से 5 बार उज्जाई क्रिया करने से थायराइड और टॉन्सिल से संबंधित सारे विकार दूर होते हैं। गले का कार्य सुचारू रूप से जारी रहता है। तो पैरों को थोड़ा सा खुला कर लेंगे तीनों बार बच्चे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, पैरों को खुला कर लें। सूक्ष्म क्रियाएं, उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, पैरों के पंजे को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। जब भी आपको थोड़ा सा थकावट महसूस हो या रिलैक्सेशन की जरूरत हो तो हाथों और पैरों की स्थिति आप बदल सकते हैं। स्थिर सुखमासनम, जिस स्थिति में आप स्थिरता पूर्वक आरामदायक स्थिति में बैठते हैं वह शारीरिक स्थिति कहलाती है आसन। थोड़ा सा राउंड कर ले पैरों का, साइकिलिंग और एंटी साइकिल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमा ले।
ठीक है, फिर से आएंगे सुखासन सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं। करेंगे अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। पीछे चल जाएगा। अनुलोम विलोम के लिए सुखासन सिद्धासन या पद्मासन कोई भी आरामदायक स्थिति लें। दोनों हाथ इस प्रकार से अपान मुद्रा की स्थिति में अंगूठा और मध्य की दोनों उंगलियां जोड़ लें। यह है अपान मुद्रा, जो अतिशय उत्कृष्ट मुद्रा है। दूसरे हाथ से लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरें और राइट साइड से धीरे धीरे से छोड़ दें। फिर राइट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरें और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। इस प्रकार अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। करते रहिए सतत से, सातत्य से, निरंतरता से अनुलोम विलोम। जब आप लेफ्ट से सांसों को भीतर गहरा भरते हैं और लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड को छोड़ते हैं तो यह क्रिया अनुलोम क्रिया कहलाती है। जब आप राइट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरते हैं और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से छोड़ते हैं तो यह क्रिया कहलाती है विलोम क्रिया। जब यह दोनों क्रिया आप एक के पश्चात एक करते हैं, अर्थात लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा लिया और धीरे धीरे राइट साइड से छोड़ा, फिर राइट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से छोड़ना, तो यह क्रिया कहलाती है अनुलोम विलोम क्रिया। कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहें। तो सभी साधक करते रहेंगे अनुलोम विलोम। आपके श्वसन मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त तंदुरुस्त करने वाली यह क्रिया और उसी के साथ आपके मस्तिष्क को भी शुद्ध प्राणवायु देने वाली यह क्रिया है, यह प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। यथाशक्ति दीर्घ सांस ले और विरुद्ध दिशा से धीरे धीरे छोड़। फिर जिस दिशा से आपने प्रश्वास को लिया है उस दिशा से सांस को ले और अपोजिट दिशा से धीरे धीरे छोड़। अनुलोम विलोम करने से मस्तिष्क बहुत ही सुदृढ़ होता है। नए न्यूरॉन कनेक्शंस मस्तिष्क में डेवलप होते हैं, ब्रेन पावर स्ट्रांग होती है। तो धीरे धीरे करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट साइड में कर जाए तो करते रहिए धीरे धीरे अनुलोम विलोम क्रिया। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करते रहेंगे अनुलोम विलोम। अब उसके पश्चात हम देखेंगे भ्रामरी क्रिया। पूरा ध्यान भ्रामरी क्रिया पर केंद्रित करें। मोबाइल नीचे रख दें। तो भ्रामरी क्रिया में इस प्रकार से पहली उंगली कपाल पर, तीनों उंगलियों का कर्व बनाते हुए भ्रामरी के 3 चक्र शुरू करेंगे। इसके पश्चात करेंगे उद्गीत
अर्थात त्रिवार ओंकार प्रणव ध्यान पूरी तरह से शांत स्थिर, आंखें बंद ही है। प्राणायाम करने से शरीर के सूक्ष्म हलचल जो हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर में हो रहे सूक्ष्म बदलाव पर लक्ष्य केंद्रित करें। मन ही मन में दिव्य संकल्प, मैं प्रतिदिन निश्चित जगह पर निश्चित अवधि के लिए योगाभ्यास करूंगा। दैनंदिन योगाभ्यास से शरीर के सारे विकार दूर होकर शरीर, मन और आत्मा की पूर्णतः शुद्धि हो रही है। इसी दिव्य संकल्प के साथ धीरे धीरे दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर लेते हुए एक ताली बजाएंगे। हाथों का घर्षण एक दूसरे के साथ, थोड़ी सी ऊष्मा ऊर्जा निर्मित, और हाथ थोड़ा सा गर्म होने दे। और हाथ गर्म होने के बाद में धीरे धीरे चेहरे पर हल्का सा मसाज कर लें। जिनको सर्दी खांसी है, दमा है या नजले की समस्या है, साइनस की समस्या है, वो थोड़ा सा ज्यादा हाथों को एक दूसरे पर मस ले और पूरा हाथ गर्म होने पर इस तरह से नासिका से दोनों दिशाओं में धीरे धीरे आउट कर ले, जिससे साइनस की समस्या में लाभ होगा। धीरे धीरे हाथों की ओर देखते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतसन मंडले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे। पश्चात सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों की मूवमेंट, पैर को लंबा करते हुए पैरों की मूवमेंट करेंगे। पाँव को लंबा कर लीजिए। पैर की एड़ियां आगे और पीछे की ओर दंडासन की स्थिति धारण करते हुए, पैर की एड़ियां आगे और पीछे की ओर कीजिए। घुटने को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, उठाएंगे और रखेंगे। घुटने की मूवमेंट्स, घुटनों की मूवमेंट्स करेंगे। इसके पश्चात हम लोग करते हैं हाथों की एक्सरसाइज। तो चलिए, हाथों को सामने की ओर खोलते हैं, मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। मुट्ठी खोलना है और बंद करना है। अब मुट्ठी को बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर अपने हाथों की मुट्ठियों का सर्कल बनाइए। हाथ पूरा सीधा होना चाहिए, कोहनियां मोड़नी नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लीजिए। अब हाथों को कोहनियों की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए, हाथों को आकाश की दिशा में फैला लीजिए। कोहनी मोड़कर अपने कंधों पर आपको उसका स्पर्श कराना है, हथेली का। कोहनियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। इसके पश्चात कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। धीमे धीमे आपको कंधों पर हाथ रखना है और आराम से दोनों कोहनियां सामने की ओर जोड़नी है। आगे से पीछे की ओर कंधों का
सर्कल हमें बनाना है। पीछे से आगे की ओर आएंगे, दोनों कोहनियां जब सामने आएगी तो उसे जोड़ना है। आराम से विश्राम। इसके पश्चात अगर आपके कंधे के यहाँ के पोर्शन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो चलिए दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से खींचना है, स्ट्रेच करना है। इससे आपकी कमर में या शरीर में अगर आलस आ गया है तो वो आलस भी दूर हो जाएगा। यह है आपके कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स को दूर करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस। अब चलिए आप करते हैं ग्रीवा का संचालन। तो गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे आप। धीमे धीमे, इसको मत हिलाओ बेटा, कुछ भी मत करो। धीमे धीमे हमें करना है ग्रीवा का एक्सरसाइज। धीरे धीरे थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराएंगे। सांस भरते हुए आराम से गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श हो जाए। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आपको गर्दन को लाना है और थोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराना है। फिर से सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पीठ का स्पर्श आपके गर्दन को होगा। उसके पश्चात वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में। ये हमने किया गर्दन को आगे पीछे करने वाला एक्सरसाइज। अब इसके पश्चात हम लोग दूसरा एक्सरसाइज करेंगे गर्दन के लिए, जिसमें आपको गर्दन को बाएं और दाएं ओर मोड़ना है। तो चलिए पहले धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर गर्दन को घुमाते हैं, मोड़ते हैं। धीरे धीरे वापस सामने की ओर आएंगे। फिर धीमे धीमे वापस राइट साइड की ओर। फिर धीमे धीमे वापस सीधा सामने की ओर आते हैं। फिर लेफ्ट साइड की ओर। फिर धीमे धीमे सामने की ओर। फिर राइट साइड में। धीरे धीरे सामने की ओर। अब हम लोग करेंगे ग्रीवा का सर्कल। कानों को कंधों की तरफ लगाना। तो चलिए पहले कानों को कंधों का स्पर्श कराएंगे। लेफ्ट साइड के कान को कंधों की ओर झुकाना है। इसमें शोल्डर नहीं उठाने हैं। कई लोग गलत तरीके से ऐसे उठाते हैं फिर यहाँ पर पेन उनको ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको शोल्डर नहीं उठाने हैं, शोल्डर सीधे ही रखने हैं। सिर्फ गर्दन को आपको यथाशक्ति सिर्फ नीचे झुकाने की कोशिश करना है। लेफ्ट साइड की कान को पूरा ना टिके तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती नहीं करना है। धीमे धीमे वापस सीधा करेंगे और राइट साइड के कान को कंधे की ओर लेंगे। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती आपको नहीं करना है। आराम से वापस सीधा करेंगे। ये सहजता से हो सकता है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। धीमे धीमे वापस लेफ्ट साइड के कान को कंधे की ओर झुकाते हैं। फिर वापस सीधा करेंगे। फिर धीरे धीरे राइट साइड के कंधे की ओर कान को झुकाया। फिर धीरे धीरे आराम से सीधा करना है। अब इसके पश्चात गर्दन का सर्कल, क्योंकि अधिक समस्या आप लोगों को जो पढ़ाई करते समय होती है पीठ यहाँ गर्दन में पेन की, और जो लोग कंप्यूटर के सामने स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठते हैं उन्हें स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ होती है। तो स्पॉन्डिलाइसिस आपके गर्दन की नसों से रिलेटेड होता है। तो आपको अगर वो तकलीफ नहीं चाहिए तो ये धीरे धीरे स्लो मूवमेंट्स करते जाइए।
चलिए अब बनाएंगे गर्दन का सर्कल। थोड़ी को कंट्रोल को लगाते हैं, धीमे धीमे राइट साइड की ओर से गर्दन को टर्न करते हुए आराम से, फिर सांस भरते हुए इसे पीछे की ओर लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लेना है। आगे आने के पश्चात थोड़ी का कंठ को स्पर्श हो जाए। फिर से धीमे धीमे एक और राउंड लगाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर आएंगे। अपोजिट साइड से करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड की ओर से गर्दन को पीछे की ओर, धीमे धीमे राइट साइड से आगे की ओर सांस छोड़ते हुए गर्दन को थोड़ी का कंठ का स्पर्श कराना है। फिर से एक राउंड इसी का लगाते हैं, धीमे धीमे गर्दन राइट साइड से लेफ्ट साइड से हम लोग पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, सांस करते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से सामने की ओर लाते हैं। सामान्य स्थिति में गर्दन कर लीजिए। अब इसके पश्चात आपके लिए, मतलब जो स्टडी करते हैं स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठते हैं उनके लिए विशेषतः स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा है, आंखों की समस्या बढ़ रही है, तो हम लोग आंखों की एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। पहले नजर को सामने रखिए, किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए सामने की ओर देखते हैं। धीरे धीरे सिर्फ नजर को आपको लेफ्ट साइड की ओर घुमाना है। गर्दन आपकी सीधी होगी, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। फिर भूमि की ओर देख लीजिए, जमीन फर्श के पास, फिर राइट साइड की ओर, फिर आकाश की ओर, लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे, भूमि की ओर, राइट साइड की ओर, आकाश की ओर और अब सामने की ओर। अब इसे अपोजिट करेंगे। चलिए सामने देख रहे थे हम लोग, आकाश की ओर देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर, फिर राइट साइड की ओर, भूमि की तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड में देखेंगे, आकाश की ओर देखेंगे और अब सामने की ओर देखेंगे। तो ऐसे आपको जब भी आंखों में थकान महसूस हो तो आप आंखों के सर्कल की एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आंखों के विकार नहीं होंगे। और एक आंखों के लिए एक्सरसाइज कही जाती है जिसमें आपको अपनी हथेली की जो ये गद्दी जैसा पोर्शन होता है, सबको विजिबल है क्या? मैं थोड़ा क्लोज करूँ, जैसे आप बताएंगे आपकी सूचना के हिसाब से उसे करना है। तो धीरे धीरे ये जो गद्दी वाला पोर्शन है दोनों हथेली का, आपको जब भी आंखों में जलन तकलीफ महसूस हो तो अपनी हथेली का ये गद्दी वाला पोर्शन आपको अपनी आंखों के ऊपर कुछ क्षणों के लिए 1-2 मिनट के लिए इस तरह से आपको आराम से रख लेना है। फिर धीमे धीमे हथेली को साइड में निकालकर आराम से आंखें खोलनी है। तो ये पामिंग जिसे कहा जाता है, जिससे आपकी आंखें अच्छी होती है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक हाथ मुंह का निदान इसी में है। जिसे कहते हैं ना कि हमारे हाथ में हमारी तकदीर होती है, तो हमारे सारे रोग भी इसी में, हम लोग इसी को दुरुस्त करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का डिस्कशन आज करते हैं। तो जैसे कि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर में यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, माइग्रेन जिसे कहते हैं या अर्धशिशी जिसे कहते हैं। तो वो अर्धशिशी बड़े बुजुर्ग कोई भी हो जिसकी भी समस्या है, आप उन्हें ये दिखा सकते हैं, जिसका लाभ उन्हें हो सकता है। तो एक्यूप्रेशर में आपको आपकी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर की इस टोप को, जैसे मैं इसका दबा के दिखा दूं आपको कि ये जो रिंग फिंगर का टोप है, इसे आपको यहाँ पर, ये जो ऊपर वाली साइड है,
यहाँ पर आपको इसे प्रेस करना है उंगलियों से या अंगूठे से। सर दर्द अगर होता है तो इन्हें यहाँ पर पेन तुरंत महसूस होता है। और कई बार ऐसे होता है कि जब आप यहाँ पर दबाते हो तो आपको ऐसा दर्द होता है कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ दबाने पर दर्द होता है तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपकी यहाँ की नसों से आपका जो माइग्रेन है वो जुड़ा हुआ है। अभी आपको समस्या तुरंत चालू है तो आप इसे तुरंत दबा कर देख लीजिए। यहाँ पर दबाने के पश्चात आपका सर बिल्कुल दुखेगा यानी दुखेगा और यहाँ पर आपको पेन होगा। यानी सर दर्द अगर है तो पेन यहाँ हो रहा है, मैं यहाँ दबा रही हूँ इसलिए। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको माइग्रेन की समस्या फील हो तो आपको ये दोनों उंगलियों की थर्ड फिंगर जो है, रिंग फिंगर, जहां से हम बिंदी लगाते हैं, भगवान को टीका लगाते हैं या रिंग पहनते हैं, तो उसकी इस चोक को आपको दबाना है। ये विजिबल है बेटा सबको? ऋतुजा, मुझे आपका आवाज चाहिए। विजिबल है मैडम। ओके, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको काम आने वाले पॉइंट्स है। तो ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट कि रिंग की थर्ड फिंगर को आपको ऐसे दबाना है। अगर आपको एक ध्यान रखना है, नाखून से ऐसे नहीं दबाना है, आपके इस गादी जैसे पोर्शन से ही थर्ड फिंगर को आपको दबाना है। तो ये होगा रिंग माइग्रेन पेन के लिए एक बेस्ट इलाज आपका इंस्टेंट। बहुत से लोग डिस्प्रिन या अलग अलग गोलियां खाते हैं, मुझे कोई गोलियां का नाम नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक बता रही हूँ कि अलग अलग गोलियां खा के सर दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बस आप इसे भी तो कोशिश के तौर पर कर सकते हो और अनुलोम विलोम करते रहिए, इससे आपका माइग्रेन पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट हमें देखना है आंखों का। आंखों के लिए आपकी जो ये फर्स्ट दो फिंगर्स होती है, ये दो फर्स्ट फिंगर के बीच में ये जो हड्डियां है, इसकी नीचे की साइड में ये जो आपकी लाइन होती है, यहाँ पर आपको इसे प्रेस करना है। आंखों की समस्या में यहाँ पर आपको पेन होगा। ये मैं फिर से थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूं कि ये दो जो है आपकी फर्स्ट फिंगर के बीच में यहाँ पर जो पॉइंट आता है, इसे आपको प्रेस करना है इस तरह से। तो ये जब आप प्रेस करोगे तो आंखों की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी की तरह बहुत से लोगों की समस्या होती है। अब एक ध्यान रखना कि एक्यूप्रेशर आपको दोनों साइड से करना है। मैं आपको दिखाते दिखाते एक साइड से कर रही हूँ, लेकिन वो गलती होगी, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको दोनों हाथों की हथेलियों में ये एक्यूप्रेशर करना है। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट की और हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे थर्ड पॉइंट है कान का। बहुत से लोगों का कान बहना या कान में उनके दर्द होते रहता है। वो जिस आप भी ध्यान दो कि कान में जब दर्द होता है तो आपको ये जो लास्ट करंगली और अनामिका, इनके बीच की जो लाइन आती है ना हमारी यहाँ पे, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। और अंगूठे से आप आराम से प्रेस कर सकते हो, जिसको एक्यूप्रेशर निकाली है इस तरह से। ये आपका कानों के प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब एक्यूप्रेशर बराबर हो रहा है क्या? आप जब दबाते हो ना तो आपको दर्द अगर महसूस होता है तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ ना कुछ समस्या है। अब दिन में हम लोग कभी कभी ऐसे बैठे बैठे अगर अपने हथेली को दबाते जाए तो बहुत सारे हमारे शरीर के जो पॉइंट्स है, जिसकी नस नाड़ियां यहाँ पर जुड़ी हुई है, वो आपके ध्यान में आएंगे। उससे संबंधित अगर विकार होगा तो आप कहीं दबाने के पश्चात आपको पेन अगर कहीं पे हो रहा है, जब मैंने यहाँ दबाया, अगर मुझे यहाँ पर पेन होता है तो मेरे किडनी से संबंधित कुछ विकारों का इससे जुड़ा हुआ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मुझे यहाँ पर पेन नहीं हो रहा है, लेकिन जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस जगह पर अगर वो प्रेस करते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल हमारे मतलब कुछ कलीग्स है जिनके ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है और उन्हें इससे फर्क भी मिला है, इसलिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा रही हूँ कि आपके ये जो बीच का होल है हथेली के, इसके होल के अंदर ये दो फर्स्ट फिंगर के पास यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट पे अगर आप प्रेस करते हो तो किडनी वाला ये यहाँ पर ये जो है ये होल
इसको आपको यहाँ पर ऐसे दबाना है। इसको दबाने के पश्चात जिससे किडनी की प्रॉब्लम होती है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, वो झटके से उड़ते हैं, यानी उन्हें इतना पेन होता है कि वो उठ के ऐसे छोड़ो छोड़ो ऐसे करते हैं। तो ये ऑक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे थायराइड के लिए, जो होता है गले के विकारों से संबंधित। अंगूठे के समीप ये जो गद्दी है, इस गद्दी के पोर्शन को आपको ऐसे चारों उंगलियों से आराम से पुश करना, आराम से दबाना। अगर थायराइड घर में किसी को है तो आप इन्हें रोज कम से कम 2 मिनट तक इसे दबाने के लिए उन्हें कहे, ताकि उनके थायराइड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। गले में यहाँ गांठ जैसी आ जाती है, वो भी इससे कम हो जाती है। सिर्फ ध्यान रखना नाखून से नहीं दबाना है, या फिर ऐसी कोई लकड़ी वगैरह आपके पास हो, पेन हो, तो उससे भी आप इस तरह से दबा सकते हो। पेन से भी आप इसे कर सकते हो, पेन की बैक साइड से इस तरह से आराम से कर सकते हो। अब इसके पश्चात आपको जो दिखाना है मुझे साइनस के पॉइंट्स। आपके 5 उंगलियों में ये जो टोप्स है, 5 उंगलियों की ऊपर वाली टोप, इसे आपको दिन में 1-2 बार आराम से ऐसे प्रेस कर लेना है, जिससे साइनस का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हर उंगली को आपको प्रेस करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को आपको इस तरह से प्रेस करना है। अब बहुत से लोगों की समस्या होती है, उन्हें होता है कफ या खांसी या श्वासों से संबंधित विकार। सर्दी के दिनों में हमें सांस लेने में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है और खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर किडनी का दिखाया, वैसे ही यहाँ पर शायद पॉइंट मिस कर गई, सॉरी, ये जो 2 फिंगर है पिछले, इसके यहाँ नीचे, इस लाइन के नीचे किडनी वाला पॉइंट है। हाथ निकालो बेटा, आपका हाथ बीच में आ रहा है। तो ये है आपका किडनी का पॉइंट, और यहाँ पर है आपके कफ और सर्दी वाला पॉइंट, जो मैंने पहले दबाया था, दोनों पहली फिंगर के नीचे वाले साइड में। ये होल जो है इसके अंदर इधर की साइड में, अंगूठे वाली साइड में अगर आप दबाते हो तो ये होगा आपके सर्दी, जुकाम, खांसी को, गले को दूर, विकारों को दूर करने वाला पॉइंट। और इधर की साइड में अगर आप दबाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है किडनी का पॉइंट। तो आपको एक काम करना है कि दिन में कभी भी आप इसे इस तरह से आपके हथेली के अलग अलग पॉइंट्स को प्रेस करते रहिए, जिससे आपको बहुत सारे अनजाने जो रोग होते हैं, जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं होता है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, तो उसे दूर करने के लिए दिन में कभी तो हम लोग ये आराम से कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का प्रेसिंग करना। तो चलिए, अब हमें समय खींच रहा है अपनी तरफ, तो अब हम लोग कर लेते हैं सिंह गर्जना और हास्यासन। सिंह गर्जना के लिए वज्रासन की स्थिति धारण करते हैं और शेर की तरह हम लोग अब दहाड़ लगाएंगे। सांसों को भर के दहाड़ लगानी है थायराइड के लिए। और अगर आपके घर में कोई घोरने वाला है या आप खुद घोरते हो तो 99% नहीं 100% आप इसे महीना भर करिए, आपके घोरने की समस्या और थायराइड की समस्या दोनों भी भाग जाएगी। तो आपको याद से करना है, सिर्फ क्या करना है, जीभ को बाहर निकालना है, आंखें बड़ी करनी है, सांस भर के आपको आराम से शेर की तरह 3 बार दहाड़ लगानी है। गले की मसाज,
अब करते हैं हास्यासन। चलिए करते हैं ठहाके लेकर हंसना। जैसे कि कल मैडम ने कहा था कि कोई जोक हो जाए तो हंसना आसान है, लेकिन बिना जोक के हंसना और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना ये मुश्किल है, पर 0 बजट वाला काम है। तो चलिए अब करते हैं ठहाके लेकर हंसना। अब करेंगे हास्य। तो चलिए हास्य करते हैं। इससे छाती जब आपकी तनती है तो फेफड़े मजबूत होते हैं। चलिए बच्चे से स्माइल देते हैं सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए। समापन की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना के साथ हम लोग विराम लेते हैं। अगले सूत्र महाविद्यालय के पास। हॅलो, आवाज येतो मॅडम? हॅलो. हाँ करिए। हा, आज शिंदे मॅडमची तब्येत थोडीशी बरी नसल्यामुळं त्यांनी माझ्याकडे सुद्धा दिलेली आहेत. आजच्या सेशन मधले जे ॲक्युप्रेशरची माहिती होती ती खरंच खूप इंटरेस्टिंग आणि लाभदायक आहे. आज ॲक्युप्रेशर बद्दल नव्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला जाणून घ्यायची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी आपले सर्वप्रथम आभार मानतो. डॉक्टर द्रायमा सर यांचेही आभार मानतो. आणि यानंतर मी आमच्या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी ऋतुजा देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सेशनचे अभिप्राय त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त करावे. ऋतुजा देशमुख, आपला माईक. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ऋतुजा देशमुख, बीएससी सेकंड ईयर। आज हमारे योगा सेशन का 7वां दिन था। आज हमने पहले ओंकार का उच्चारण किया, उसके बाद श्लोक पठन किया, बाद में सूर्य नमस्कार किया आसन के साथ, श्वास पर ध्यान देते हुए और मंत्र उच्चारण के साथ। बाद में हमने योगिक जॉगिंग के 12 प्रकार देके हमने फिर प्राणायाम किए, जैसे बस्ती का प्राणायाम, कपालभाति, त्रिबंध, अग्निसार, क्षय क्रिया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उसके पश्चात सूक्ष्म क्रियाएं की। आज हमें मैडम ने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद सिंह गर्जना और हास्यासन किए। इस तरह हमारा 7वां दिन खत्म हो गया। दायमा मैम और सर हमें बहुत ही विस्तार से सभी आसन बताते हैं। थैंक यू दायमा मैम एंड सर फॉर गाइडिंग अस। और मैं हमारे प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और बिमड़े सर और शिंदे मैम, थैंक यू इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। ऋतुजा, आपका अभिनंदन। आपको मैंने पहले से जुड़ा हुआ देखा है, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले जुड़ी थी और अंत तक आप जुड़ी बनी है, इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। क्या पूरा ध्यान से सुन रही थी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थँक्यू मॅडम. क्लोज करूयात. हो सर। ओके.